नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद विवेक में। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपने JRF हेतु अपनी तैयारी में एकदम दिल से, दिमाग से, जोश और जुनून के साथ लगे होंगे। इसी तैयारी को ध्यान में रखते हुए हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज ला रहे हैं जो कि UGC नेट के पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं। इसी के अंतर्गत आज हम जून 2014 के प्रथम 25 प्रश्नों का पोस्टमार्टम करेंगे। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। चलिए हम आज का वीडियो आरंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये पद्धति दिया, विभिन्न जाली प्रकार की उत्खनन पद्धति, स्तर विन्यास का सिद्धांत और सामने विद्वानों का नाम दिया है। तो इसको पूछने का ये मतलब है कि इन सारी पद्धति की खोज, इन सारी पद्धतियों का इस्तेमाल किसने हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन में करने का सुझाव दिया था। तो इसमें जाली प्रकार की उत्खनन पद्धति है, ये REM व्हीलर यानी कि व्हीलर महोदय ने हड़प्पा सभ्यता की खोज के लिए जाली प्रकार की उत्खनन पद्धति अपनाने का सुझाव दिया था। इस तरह स्तर विन्यास सिद्धांत का सुझाव थॉमस जेफरसन ने और रेडियो कार्बन तिथिकरण पद्धति का FW लीवी ने दिया था। और इसी तरह पिट रिवर्स ने त्रिआयामी मापन पद्धति से हड़प्पाई साक्ष्य को मापने का प्रयास किया था। तो इस हिसाब से फर्स्ट प्रश्न का हमारा विकल्प भी सही जवाब हो जाएगा। फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस क्षेत्र के उत्खनन से पता चलता है कि वह नवपाषाणकालीन मानव जमीन में गड्ढा खोदकर रहता था। तो ये जो प्रश्न है इसके लिए हम देखेंगे कि कश्मीर क्षेत्र के उत्खनन से पता चलता है कि वह नवपाषाणकालीन मानव जमीन में गड्ढा खोद के रहता है था। बुर्जहोम जिसका अर्थ होता है भुर्ज यानी वृक्ष का स्थान, यह श्रीनगर से उत्तर पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर दूर है। यहाँ नवपाषाण युगीन लोग एक झील के किनारे जमीन के नीचे घर बनाकर रहते थे और शिकार व मछली पर जीते थे। तो इसमें से जो ऑप्शन सी है कश्मीर, वो हो जाएगा सही जवाब। अब बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। हड़प्पाई पुरास्थल से प्राप्त सामग्री और सूची 2 संभावित स्रोत, इससे हमारा मिलान करना है। हड़प्पाई काल में कौन सी ये वस्तुएं कहाँ से प्राप्त होती थी। तो तांबा राजस्थान से प्राप्त होता था। और फिर ये शंख ये कच्छ से प्राप्त होता था, शंख हो गया कच्छ। फिर लाजवर्द जो था वो अफगानिस्तान से प्राप्त होता था और सोना दक्कन से प्राप्त होता था। तो इस हिसाब से इसका विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित युद्ध के निम्नलिखित शस्त्रों में कौन हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में अप्राप्य है। मतलब अप्राप्य मतलब जो कि हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों में प्राप्त ही नहीं हुए हैं। तो हड़प्पा काल में ये लोग युद्ध नहीं, शांति पसंद करते थे। मतलब युद्ध प्रिय लोग नहीं थे, शांति पसंद लोग थे। तो इसका जो विकल्प डी है 2, 3, 4 यानी कि तलवार, ढाल और सिरस्तान वहाँ प्राप्त नहीं हुए हैं। धनुष और तीर ही वहाँ मात्र प्राप्त हुए हैं, जो कि सामान्य चीज़ों के लिए था क्योंकि ये लोग तो युद्ध पसंद करते नहीं थे। अब बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित पुरोहितों में से कौन यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करता था। तो ये जो विभिन्न पुरोहित के नाम दिए, होता, ब्रह्मा, उद्गाता, अधर्वयु, इसके बारे में आपको बता दूं कि ऋग्वैदिक काल में अनेक यज्ञ प्रचलन में थे। यज्ञ में राजा व प्रजा दोनों भाग लेते थे। ब्रह्मा यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करता था। इसमें जो ब्रह्मा है वो यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करता था और ये जो होता है ये मंत्रोच्चारण करता था। अधर्वयु पूजा से संबंधित हाथ के काम करते थे और उद्गाता जो था ये सामवेद का गायन करता था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। विभिन्न सूत्र है और उसमें क्या है। तो स्रोत सूत्र, ये इसमें बलि संबंधी नियम है। स्रोत सूत्र में क्या है, बलि संबंधी नियम। फिर अगला है गृह सूत्र, इसमें घरेलू अधिकार की बात है। गृह से घर, सिंपल सी बात है। धर्म सूत्र, इसमें धर्म अथवा विधि की बात की गई है। और शुल्ब सूत्र, तो ये यज्ञ विधि को मापना। इस हिसाब से इसका विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। सूर्य सिद्धांत ये आर्यभट्ट साहब का है दिया हुआ। फिर पुद्गल ये जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। और होर शास्त्र, ये जो होर शास्त्र है, होरा शास्त्र, ये यूनानियों से जुड़ा हुआ है। और एरिताइन मृदभांड ये रोम से। तो इस हिसाब से इसका विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। लक्षणाध्यक्ष, सीताध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष और पण्याध्यक्ष। ये जो लक्षणाध्यक्ष होता था वो टकसाल विभाग का अध्यक्ष होता था, सीताध्यक्ष होता था कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था, पौतवाध्यक्ष होता था मापतौल विभाग का अध्यक्ष होता था, और पण्याध्यक्ष होता था ये वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता। पण्याध्यक्ष जो होता था ये वाणिज्य विभाग का होता था। लक्षणाध्यक्ष टकसाल विभाग का होता था। और इसी तरह पौतवाध्यक्ष हो जाता था ये मापतौल का हो जाता था। तो ये पण्याध्यक्ष क्या है, वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष, तो ये पण्याध्यक्ष हो गया। और इसी तरह पौतवाध्यक्ष मापतौल का है, तो इसको मैं इधर से इधर ला रहा हूँ। तो इस हिसाब से इसका विकल्प, ये जो 8वां नंबर प्रश्न है, इसका विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। एक बार फिर आपका रिवीजन करा दूँ। इसमें लक्षणाध्यक्ष टकसाल विभाग का, सीताध्यक्ष कृषि विभाग का, पौतवाध्यक्ष मापतौल और पण्याध्यक्ष वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया था? अशोक ने अपने सहबाजगरी शिल्प राजज्ञा में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया है। कलिंग युद्ध के बाद क्या हुआ था? अशोक विजय घोष के बजाय धम्म घोष अपना लिया था और विजित कलिंग मगध साम्राज्य का अंग बना, राजधानी तोसली थी। और इसी कलिंग युद्ध के बाद वो अशोक जो मतलब बौद्ध धर्म ग्रहण करने की ओर चलता है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये सारी इसी के बाद की बात है। इसमें विकल्प डी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 10वां नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहन वंश का अंतिम शासक था? तो आपको बता दो, सातवाहन वंश का प्रथम शासक जो था वो था प्रथम शासक ये सिमुक था। और इसका जो मतलब कि अंतिम शासक जो था 10 नंबर प्रश्न का अंतिम शासक पुलवामी चतुर्थ होगा। और सातवाहन वंश के ही गौतमीपुर सातकर्णी थे, जो कि बहुत ही प्रतापी शासक हुए थे। उनके नाम की एक मूवी भी आई है, आप यूट्यूब पर है, देख सकते हैं। तो सातवाहन वंश का अंतिम शासक पुलवामी चतुर्थ था और प्रथम शासक संस्थापक सिमुक था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस गणितज्ञ ने सर्वप्रथम पाई के मूल्य की सही गणना की थी? तो आर्यभट्ट प्रथम ने पाई के मूल्य की सही गणना की थी। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त प्रथम का कौन सा शासन क्षेत्र नहीं रहा था? तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो गुप्त वंश का बढ़िया महान सम्राट कह सकते हैं। समुद्रगुप्त से तो महान नहीं था, लेकिन बढ़िया सम्राट था, प्रतापी सम्राट था। और ये तीसरे नंबर पे था और महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। और गुप्त संवत का भी वो संस्थापक था। प्रयाग, साकेत व मगध पर शासन किया था, पर वैशाली पे उसका शासन नहीं था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। भारत में किसके शासनकाल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु संत थॉमस आया था? तो गोंडोफर्निस के काल में ईसाई धर्म के प्रचार हेतु संत थॉमस भारत आया था। पहलव वंशीय शासक था वो गोंडोफर्निस। और गोंडोफर्निस ये परंपरा के अनुसार थॉमस पूर्वी भूमध्य सागरीय प्रदेश से चलकर गोंडोफर्निस के दरबार में पहुँचे और अंत में धर्म प्रचार के उद्देश्य से दक्षिण भारत की ओर चले गए। तो इसका विकल्प बी सही जवाब होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित बौद्ध पुरास्थलों का सही कालानुक्रम क्या है? नालंदा, नागार्जुनी कोंड, अमरावती, सांची। तो इसका जो सही क्रम होगा वो विकल्प सी होगा। सांची, अमरावती, नागार्जुनी कोंड और नालंदा। फिर हम बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित अधिकारियों में से कौन सा अधिकारी मौर्य काल के प्रशासन में नहीं था? प्रादेशिक, रजुक और युक्त, ये तीनों तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। PRY इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। ये जो मौर्यकालीन थे PRY यानी सबसे ऊपर थे ये प्रादेशिक। ये देखिए नायक जो था वो मौर्य काल के प्रशासन में नहीं था, यह विजयनगर साम्राज्य के अधीन सैन्य अधिकारी होते थे।
मौर्यकालीन जिला अधिकारियों में प्रादेशिक, राजुक और युक्त द्वारा शासित थे। ये मौर्यकाल प्रशासन। ये प्रादेशिक वरिष्ठ राजुक उनके अधीनस्थ अधिकारी होते थे। तो क्या था कि सबसे ऊपर प्रादेशिक और उसके नीचे राजुक होते थे, और युक्त इन दोनों के नीचे होते थे। तो जो PRY है, इसमें से सबसे ऊपर P, फिर R, सबसे अंत में Y, और ये जो नायक है ये क्या है, विजयनगर साम्राज्य के सैन्य अधिकारी होते थे। तो इसमें विकल्प D सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। दो कथन है, कथन और कारण है। भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना के साथ ही इतिहास लेखन कला दृढ़ता से स्थापित हो गई थी। तो ये कथन बिल्कुल सही है। और सल्तनत काल में भारत में कागज उद्योग विकसित हुआ, ये भी कथन सही है। दोनों कथन सही है, पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं है, इसलिए विकल्प बी सही जवाब होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यह किसका कथन है, दिल्ली के राजगीर एवं संगत रास समस्त मुसलमान जगत में पाए जाने वाले शिल्पकारों से अधिक उत्तम है। मतलब दिल्ली के राजगीर एवं संगत रास समस्त मुसलमान जगत, मतलब पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं, जितनी उनकी दुनिया है, उन सब के शिल्पकारों में सबसे अधिक उन्नत, उत्तम ये दिल्ली के शिल्पकार है। तो ये जो कथन है ये अमीर खुसरो साहब का है। बड़ी तारीफ़ की है इन्होंने भारत की, और वाकई में भारत तारीफ़ के लायक है। सल्तनत काल में सेना की प्रशासनिक देखभाल निम्नांकित में से कौन करता था। तो सल्तनत काल में सेना की प्रशासनिक देखभाल का काम आरिज़ मामलिक करता था। आपको बता दूं कि सल्तनत काल में वजीर प्रधानमंत्री होता था, सदर प्रधान काजी होता था, प्रधान काजी न्याय विभाग का, और आरिज़ मामलिक यही प्रधान सेनापति होता था, और अमीर को क्या था, कृषि अध्यक्ष होता था। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देश में अधिकांश अच्छी कृषि जोत एवं भूमि बहुत उपजाऊ है। सैन्य संख्या लगभग 11 लाख है। मतलब अधिकांश अच्छी कृषि जोत है एवं भूमि भी उपजाऊ है, और सैन्य संख्या भी 11 लाख है। विजयनगर राज्य के संबंध में ये कथन किसका है, तो 11 लाख वाली जनसंख्या और खूब उपजाऊ भूमि की बात करने वाले हैं अब्दुल रज्जाक साहब, जो कि 1441-42 काल में ईरानी यात्री भारत की यात्रा किए थे देवराय द्वितीय के काल में। वही देवराय द्वितीय जो संगम वंश का शासक था, जिसका शासनकाल था 1422 से 1466 ईस्वी। तो इस हिसाब से इसका विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसका यह मत है कि एक महिला एक शासक के रूप में अपने दायित्व का भली भांति पूर्वक निर्वाह नहीं कर सकती, क्योंकि मूलभूत रूप में उसमें बुद्धि संपन्नता की कमी है। मतलब महिलाओं की घनघोर बुराई कर रहे हैं। तो ये जो महाशय है ये है ईसामी महाशय, जो महिलाओं पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रहा है। शेरशाह सूरी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शेरशाह ने अफगानिस्तान से लेकर उड़ीसा तक फैले हुए साम्राज्य की स्थापना की थी। और फिर बोल रहा है ये कथन अफगानिस्तान से उड़ीसा, नहीं, ये कथन बिल्कुल गलत है, ये कथन गलत है। फिर है प्रशासन में हिंदवी भाषा का प्रयोग करना शेरशाह के व्यवहारिक ज्ञान का द्योतक है, बिल्कुल सही बात। उसने कठोरता से कानून व व्यवस्था को लागू किया था। शेरशाह ने सोने के सिक्के का चलन को समाप्त किया था, बिल्कुल नहीं। तो इसमें विकल्प 2 और 3 सही है, यानी कि विकल्प बी इसका सही जवाब है। ये मतलब कि शेरशाह के प्रशासन में सबसे छोटी इकाई परगना होती थी। सभी गांव में एक मुकद्दम होता था जो कानून और व्यवस्था की देखभाल करते थे। इसी तरह गांव में एक पटवारी होता था, जमीन का हिसाब किताब रखता था। 22वां नंबर प्रश्न है कि युद्ध को सही कालानुक्रम में सजाना है। तो इसमें जो सबसे पहला नाम आएगा वो खानवा का युद्ध। ये 16 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था। बाबर और इधर राणा सांगा साहब थे, उधर मालवा के मेदिनी राय थे, सिकंदर लोदी का छोटा बेटा महमूद लोदी और हसन खां मेवाती, इतने सारे लोग को अकेले बाबर ने हरा दिया था। डेट याद रखिए 16 मार्च 1527। इसके बाद हम लेंगे चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी को हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। बढ़िया। फिर इसके बाद होगा धर्मत का युद्ध, ये औरंगजेब का वही उत्तराधिकार वाला युद्ध था। 15 अप्रैल 1658 को औरंगजेब और मुराद बख्श साथ था। उधर से दारा की तरफ से जसवंत सिंह और कासिम खां लड़े थे। औरंगजेब की जाहिर सी बात है विजय मिली थी। यही 2 समोसा खाने दो वाली बात, धर्मत और वो जो सामूगढ़ का युद्ध था। फिर खजवा का युद्ध, सबसे लास्ट में देवराय का युद्ध। मैंने बताया था 2 समोसा खाने दो, इसका शॉर्टकट ट्रिक बताया था आपको।
और फिर पालखेर का युद्ध, ये मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम और हैदराबाद के निजामुल मुल्क के बीच सन 1728 ईस्वी में नासिक महाराष्ट्र के पालखेर गांव में लड़ा गया। मराठों ने निजाम को पराजित किया था। तो 22 का विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना अकबर के शासनकाल में नहीं की गई थी? तो ये जो तारीख़ फरिश्ता है, इसकी रचना अकबर के शासनकाल में नहीं की गई थी। बाकी हुमायूंनामा, तारीख़ शेरशाही और तारीख़ अकबरी, इस सब तबकाते अकबरी, ये सब अकबर के शासनकाल में ही की गई थी। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने लिखा है कि नूरजहाँ के संबंधियों एवं जानकारों को हर प्रकार के अनुग्रह से बढ़ावा दिया गया? मतलब नूरजहाँ की जय जय हो गई, तो ये मुतमिद खान ने लिखा है। अब बढ़ते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मुगलकालीन भारत में अमीर वर्ग यूरोप की तरह विधि सम्मत वर्ग था नहीं, ये यूरोप वाली बात नहीं थी। मुगल अमीरों को उच्च स्तरीय प्रशासन में शामिल नहीं किया गया था, ये भी कथन गलत है। किया गया था। ईरानी, तुरानी एवं शेखजादा अमीरों के बीच सामाजिक विभेद विलुप्त हो गया था, नहीं विलुप्त हुआ था, ये भी कथन गलत है। वह अमीर जिनके पूर्वज एक पीढ़ी से अधिक मुगल शासक की सेवा में रहे थे उन्हें खानजाद कहा गया था। नोट कर लीजिए, ये बिल्कुल सही कथन है। तो आज हमने जून 2014 के प्रथम 25 प्रश्नों का अध्ययन किया। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर लिखें। और सबसे बड़ी बात, घरों में रहे, सुरक्षित रहे और अपने JRF की चिंता बिल्कुल ना करें, उसकी जिम्मेवारी हमारी है। खूब अच्छे से पढ़िए और नोट्स में ऐड करते रहिए। इस बार JRF होके रहेगा और हमारा अपना फेवरेट नारा, अब की बार JRF पे वार। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए थे, लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।